वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के 25 एमसीक्यूज हैं जो आपकी पूरी बुक में जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर से हमने पांच पांच क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। इसमें आपका नेशनल इनकम आ जाएगा, मनी बैंकिंग आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो आपका लेसन है। इन सारे टॉपिक से हमने लगभग पांच पांच क्वेश्चंस को कवर किया है। तो टोटल 25 एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12 के साथ साथ में आपका जो पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर का मूल्य 200 करोड़ रुपए और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये आपका हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कितना दे रखा है? -250 करोड़ रुपए दे रखा है। अनुदान की राशि क्या होगी? सब्सिडी आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ सब्सिडी क्या होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दें। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? NIT आ जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? सब्सिडी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, NIT आपको कितना दे रखा है? -250 करोड़ रुपए दे रखा है, इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 200, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करते हो, देखो सब्सिडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए सब्सिडी इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 माइनस के 250 को हम उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस के 250 हो जाएंगे। अब प्लस के 250 और प्लस के 200 कितने हो गए? प्लस के 450 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो सब्सिडी है उसका मूल्य कितना होगा? 450 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, आपका क्या आया? प्लस में आया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, जब अप्रत्यक्ष कर का मूल्य कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स आपका 200 करोड़ है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो कितना है? -250 है। इसका मतलब क्या हो गया? जो सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होगी। जो अनुदान का मूल्य है वो अप्रत्यक्ष कर की तुलना में ज्यादा होगा, तभी अनुदान क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव में प्लस में आपका कितना हो गया? 450 करोड़ रुपीस। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, निम्न में से किस सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से बाहर रखा जाता है? ठीक है, इनमें से किसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया जाता है, उसको जो मेजर किया जाता है, तो इनमें से किसको शामिल नहीं करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो शुद्ध वित्तीय लेन देन होते हैं उनको GNP की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो लेन देन होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं। इसके बदले में कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है, नई कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शेयर हो गया, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स है। ठीक है, ये एक तरह से क्या होते हैं? प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाते हैं, लेकिन इनके बदले में कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको GNP में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो प्योरली जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, चाहे वो शेयर हैं, बॉन्ड है, इनको जो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, इनको GNP की गणना से बाहर रखा जाएगा।
दूसरा आपका है पुरानी वस्तुओं का हस्तांतरण, ठीक है, जो यूज्ड गुड्स होती है, जिनका उपयोग किया गया है, जिन वस्तुओं का उपयोग करके फिर वापस अगर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उनको भी जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। जीएनपी में किसको शामिल करेंगे? जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो नई वस्तुएं बनती हैं उनके मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। जब वो पुरानी हो जाती है, उनके पुरानी होने के बाद उनको बेचा जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। फिर नॉन मार्केट जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, गैर लेन देन की वस्तुएं, जैसे कि मम्मा, ठीक है, जो गृहिणी है, घर पे खाना बनाती हैं, तो उसके मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जीएनपी जिसके बदले में मुद्रा का लेन देन नहीं होता है, उन सर्विसेज को, जैसे एक टीचर वो अपने बच्चे को घर पे पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो इसके बदले में कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बदले में मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो जो गैर लेन देन की वस्तुएं हैं, नॉन मार्केट जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी जीएनपी में मेजर मतलब जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। और फिर जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, गैर कानूनी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि डकैती है, चोरी है, इनसे जो पैसा मिलता है और आराम का जो मूल्य होता है, इनको जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। जीएनपी की गणना में से इन सभी को बाहर रखा जाता है, इसका मतलब इन सभी को शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखें, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होगी, ठीक है, किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें अगर उस देश की जो पॉपुलेशन है उसका अगर आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का डिवाइड करने पर क्या आएगी? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगी। अगला देखिए, एक परिवार द्वारा कार की खरीद किसका उदाहरण है इनमें से? ठीक है, एक परिवार ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो सैर सपाटे के लिए हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए, एक परिवार द्वारा, घर द्वारा, लोगों के द्वारा अगर कार खरीदी जा रही है, तो वो जो कार है वो किस प्रकार की वस्तु होगी? कंज्यूमर गुड होगी, उपभोक्ता वस्तु होगी। और उपभोक्ता वस्तु में भी कौन सी होगी? जो लंबे समय तक प्रयोग की जा सकती है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स होगी। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का उदाहरण है, ठीक है, एक परिवार द्वारा कार की खरीद जो है वो किसका एग्जांपल होगा? आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का, ठीक है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड मतलब टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, क्योंकि इसका एक बार प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग क्या होगा? बार बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीसरा, एक कार जो परिवार के द्वारा खरीदी गई है वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगी। नेक्स्ट है, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान होता है। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो इनमें से किसके समान होगा? तो देखिए, जीएनपी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल, ठीक है। नॉमिनल में हम क्या करते हैं? जीएनपी जो है वो करंट प्राइस, जिस ईयर का हमको जीएनपी कैलकुलेट करना है उसी ईयर की हम प्राइस लेंगे। इसका मतलब जो नॉमिनल जीएनपी है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो आउटपुट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? करंट ईयर की प्राइस से, ठीक है। जीएनपी जो होता है जब करंट ईयर की प्राइस पे निकाला जाता है उसको आप क्या कहोगे? मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, नॉमिनल जीएनपी। इसका मतलब नॉमिनल जीएनपी जो होता है उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, थर्ड ऑप्शन आपका, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा होता है? रियल जीएनपी, ठीक है। रियल जीएनपी में क्या होगा? जो जीएनपी है किसी वर्ष में, जैसे कि आपको 2023-24 का अगर जीएनपी कैलकुलेट करना है तो 2023-24 में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? किसी बेस ईयर की प्राइस से, ठीक है। बेस ईयर की प्राइस आपकी क्या होगी? एक तरह से कांस्टेंट प्राइस होगी, स्थिर प्राइस होगी, स्थिर कीमत होगी, क्या मतलब? तो जब जीएनपी स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइस पर, तो उसको आप क्या कहोगे? रियल जीएनपी कहेंगे,
ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का अर्थ दोनों सेम ही है। जो रियल जीएनपी वो किस पे निकाला जाता है, स्थिर कीमतों पे निकाला जाता है, जबकि जो नॉमिनल जीएनपी है, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो आपका किस पे निकाला जाएगा, करंट प्राइस पे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, जब केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, नई मुद्रा जारी करता है, ठीक है। नोट, जैसे इंडिया में आप देखोगे तो नोट इश्यू करने का जो काम है वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। आरबीआई एक तरह से क्या होता है, सारे जितने भी बैंक्स होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनका बैंकों का बैंक इसे आप कहते हैं, ठीक है, बैंकर्स बैंक कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का मतलब क्या हो गया, सरकार के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। सरकार को मौद्रिक मामलों पर जो सलाह देने का काम है, एडवाइस देने का काम है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हो गया, आपकी फिस्कल पॉलिसी के बारे में हो गया, तो इसके बारे में जो एडवाइस है, सलाह है, वो देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से सरकार के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, इनकम होती है, उन सभी का जो अकाउंट है वो कौन रखता है, सेंट्रल बैंक अपने पास में रखता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम करता है और ये सारे जो फंक्शन है उसको वो पूरा करता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। फोर्थ में सारा लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करेगा, सरकार के लेन देनों को पूरा करता है, मौद्रिक और वित्तीय मामलों में सरकार को सलाह देता है और सरकार के अकाउंट का लेखा जोखा रखता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ति करता है, ठीक है। किसी भी देश में अगर हम देखें तो जो सप्लायर ऑफ मनी है, मनी की सप्लाई करने का जो काम है वो कौन करता है, वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, या जो बैंकिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, उसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और जो बैंकिंग प्रणाली है, सरकार और बैंकिंग प्रणाली क्या करती है, मनी की सप्लाई करती है। अगला है, सप्लाई ऑफ मनी इज ए, ठीक है, मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो किस प्रकार की अवधारणा है। तो मुद्रा की पूर्ति को हम क्या करते हैं, एक समयावधि में मापते हैं, ठीक है। का 1 वर्ष की अवधि में किसी देश में मुद्रा की पूर्ति कितनी है। मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति जो है से हम 1 वर्ष में नहीं, ठीक है, एक समय के एक निश्चित बिंदु पर, ठीक है, समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। इसलिए मनी सप्लाई को आप क्या कहोगे, कौन सा कंसेप्ट कहोगे, स्टॉक, ठीक है। मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो किस प्रकार की अवधारणा है, स्टॉक अवधारणा है। क्यों, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति को हम क्या करते हैं, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, कि समय के एक निश्चित बिंदु पर, जैसे कि आज तारीख कितनी है, जो भी तारीख जैसे आज है, तो आज की तारीख में हमारे कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है, मतलब इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। और जिस भी क्वांटिटी को हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो किस प्रकार का कंसेप्ट है, किस प्रकार का वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, लोगों के पास, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें हम क्या करते हैं, लोगों के पास में जो मुद्रा का स्टॉक होता है, पब्लिक के पास में जो मनी की सप्लाई होती है उसी को हम लेते हैं। सभी प्रकार की जो मनी, मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, जो लोगों के पास में है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। गवर्नमेंट के पास में जैसे जो स्टॉक होता है ना, या फिर जो बैंकिंग सिस्टम के पास में जो स्टॉक होता है उसको हम मनी सप्लाई में नहीं लेते हैं। मनी सप्लाई में हम किस प्रकार की मनी को लेंगे, मतलब जो लोगों के पास में उपलब्ध है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, या जिसको हम डिमांड मनी कह सकते हैं, जब हम चाहें उसको ले सकते हैं। इस प्रकार का जो कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति स्टॉक अवधारणा है। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक का गुणात्मक उपाय है, क्वालिटेटिव,
देखिए क्रेडिट कंट्रोल करने की दो विधियां हैं, एक तो आपकी कौन सी है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, परिमाणात्मक, और दूसरी कौन सी है, क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव होती हैं उसमें कौन कौन सी आती है आपकी, एक तो बैंक दर आ जाती हैं, ठीक है, बैंक रेट आ जाती हैं, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं आ जाती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद में जो कैश रिजर्व रेशियो है, चाहे वो CRR हो या फिर SLR हो, ये सारी एक तरह से कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, परिमाणात्मक विधियां कहा जाता है इनको, ठीक है। लेकिन जो मार्जिन आवश्यकता है वो कौन सी है, गुणात्मक उपाय है, ठीक है। मार्जिन आवश्यकता का मतलब क्या हो गया, बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जाता है, तो जो ऋण दिया जाता है बदले में जो चीज गिरवी रखी जाती है, तो उस गिरवी रखी गई चीज की करंट वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब जो बैंक किसी को उधार दे रहा है तो बदले में जो चीज अपने पास में जमानत के तौर पे रखा है उसकी करंट वैल्यू कितनी है, और जो राशि उधार दी जा रही है उसका मूल्य कितना है, दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तरह से क्या है, गुणात्मक उपाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, क्वांटिटेटिव मेथड कौन सी है ये आपको बताना है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में मैंने आपको बता दिया था ऊपर, बैंक रेट होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, उसके बाद में जो कैश रिजर्व रेशियो है जिसमें आपका SLR भी आता है, CRR भी आता है। तो ये चारों जो उपाय हैं वो कौन से हैं, क्वांटिटेटिव। तो खुले बाजार की क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है आपका, परिमाणात्मक का है। बाकी ये प्रत्यक्ष कार्य हो गया, साख की राशनिंग हो गया, मार्जिन आवश्यकता है, ये सारी कौन सी हैं, क्वालिटेटिव मेजर, इनको हम कहते हैं गुणात्मक उपाय कहते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है परिमाणात्मक कौन सा है, क्वांटिटेटिव इनमें से कौन सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको क्वांटिटेटिव याद रखना है, चारों क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा आ जाएगा, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR और SLR, ये चारों आपको याद रखने, ये चारों कौन से हैं, क्वांटिटेटिव हैं, परिमाणात्मक में संख्यात्मक हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो सब कौन से हैं, क्वालिटेटिव उपाय हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिमांग अर्थव्यवस्था में जन्म देगी, एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया, जब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। जो आपकी एग्रीगेट डिमांड को हिंदी में हम कहेंगे समग्र मांग, ठीक है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है, कब, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, पूर्ण रोजगार स्तर पर, और पूर्ण रोजगार के स्तर पर जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, समग्र मांग ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस पर इससे कौन सा गैप आएगा, उस गैप को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, स्फीतिक अंतराल कहेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, एक लेखा वर्ष में इच्छित उपभोग को कहा जाता है। देखिए जब हम इकोनॉमिक्स में कंजप्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो कंजप्शन लिया जाता है वो किस प्रकार का होता है, डिजायर्ड कंजप्शन होता है, प्लान कंजप्शन होता है, ठीक है। योजनागत उपभोग हम कह सकते हैं, इच्छित उपभोग कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एंटे कंजप्शन कहते हैं। प्रत्याशित उपभोग का अध्ययन करते हैं, वास्तविक अध्ययन, वास्तविक उपभोग जो होता है उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो एक लेखा वर्ष में जो डिजायर्ड कंजप्शन होता है, जो इच्छित उपभोग होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्याशित उपभोग कहते हैं। ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, गुणक का मूल्य होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हुआ है। यदि किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ का निवेश बढ़ने से अगर इनकम 500 करोड़ बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 5। इसका मतलब निवेश के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितने गुना बढ़ गई है, कितने टाइम्स बढ़ गई है, 5 टाइम्स बढ़ गई इस एग्जांपल में। इसका मतलब मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5 हो गया। और इसका जो मूल्य होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, MPC के ऊपर। और MPC के साथ इसका अपन रिलेशन देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, मल्टीप्लायर इक्वल टू गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। और 1/1
इस 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीएस होता है। ठीक है, 1 माइनस एमपीसी को हम क्या कहते हैं, एमपीएस भी कह सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में आपका दे रखा होगा वो सही होगा। 1/1 माइनस एमपीसी दे तो भी सही होगा, 1/एमपीएस अगर दे रखा होगा तो ये सही होगा आपका। तो यहाँ पे आपका 1/एमपीएस दे रखा है, सेकंड ऑप्शन जो है वहां यहाँ पे सही होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका क्या लिखा, 1/1 माइनस एमपीएस लिखा हुआ। ठीक है, 1/1 माइनस एमपीएस नहीं होगा, क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी होगा। और 1 माइनस एमपीसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जो एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी को हम कह सकते हैं। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1/एमपीएस, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एमपीसी बराबर कितना है, 0.5, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है, 0.5। ठीक है, तो ये आपको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1/1 में से 0.5 को माइनस करोगे 0.5 बचेगा। ठीक है, 10/5 के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब एमपीसी कितना है, 0.5 है, तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 2 होगा। मतलब अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रवृत्ति अगर 0.5 है, 0.5 का मतलब 50%, बढ़ी हुई आय का अगर 50% उपभोग पर खर्च किया जाता है तो इससे इनकम कितनी बढ़ेगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी, डबल हो जाएगी। 100 अगर 100 करोड़ का निवेश बढ़ने से आय कितनी बढ़ेगी, 200 करोड़। अगला देखिए, निवेश गुणक का मूल्य किनके मध्य होता है। ठीक है, निवेश गुणक का जो मूल्य होता है वो कितना होगा, तो निवेश गुणक का मूल्य देखिए मिनिमम तो आपका हो सकता है 1, और अधिकतम कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। 1 और अनंत के बीच में होगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि देखिए इसको आप चाहे तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1/1 माइनस एमपीसी करके। ठीक है, एमपीसी देखिए अगर 0 है, मिनिमम मतलब सबसे कम कितनी हो सकती है, 0, मतलब बढ़ी हुई आय को हम बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे हैं। तो 1/1 माइनस 0 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब एमपीसी का मूल्य मिनिमम कितना होगा, 1। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देखिए एमपीसी का मूल्य, एमपीसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सारी आय खर्च कर दोगे तो एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1/1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/0, और 1/0 करने पर कितना आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकार की कर प्राप्ति का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है, सरकार की जो रिसिप्ट्स होती है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो आपकी होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपका वापस 2 पार्ट होता है, एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के अलग अलग टैक्स हैं, और दूसरा है नॉन टैक्स। ठीक है, तो टैक्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स में आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, और वेल्थ टैक्स आ जाएगा। ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, जैसे कि वेट हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए टैक्स यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि कर प्राप्ति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ये कर हैं, ये भी कर हैं, ये भी कर हैं, जो स्पेशल असेसमेंट हैं, विशेष निर्धारण जिसको कहा जाता है, ये कर प्राप्ति नहीं। इसको हम किस में लेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अच्छा, विशेष निर्धारण का मतलब क्या हो गया कि देखिए सब कभी कभी क्या होता है, सरकार का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, विकास से संबंधित जो योजनाएं होती हैं, तो उसका कभी कभी विशेष क्षेत्र को फायदा होता है। माना कि एक पिछड़े हुए क्षेत्र में सरकार ने क्या किया, वहां पे एक 100 फीट रोड निकाल दिए। अब 100 फीट रोड निकालने से क्या हुआ, इसके आसपास जो प्रॉपर्टी वाले हैं, ठीक है, इनको क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अब सरकार क्या कर सकती है, इनकी बढ़ी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू में से कुछ पैसा अगर ले लेती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं, विशेष निर्धारण कहते हैं। तो ये भी सरकार की प्राप्ति का स्रोत है। अगला है, राजकोषीय घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें से हम क्या करते हैं,
टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर देते हैं, लेकिन इन टोटल रिसिप्ट्स में जो बोरोविंग है, ठीक है, बोरोविंग मतलब जो ऋण लिए जाते हैं उनको हम शामिल नहीं करते हैं, अदर देन बोरोविंग कहेंगे। तो आपका यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किसको बता रहा है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर होगा, ऋणों के बराबर होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को अगर हम माइनस कर देंगे मतलब अदर देन बोरोविंग, ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि सरकारी बजट में राजस्व घाटा 50,000 करोड़ रुपए और ऋणों की राशि 75,000 करोड़ रुपए हैं, तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा, कोई माइनस प्लस आपको नहीं करना है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा होता है, वो सरकार की जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, जो ऋण लिए गए हैं, उसके बराबर होता है। मतलब ऋणों की राशि अगर 75,000, इसका मतलब ये जो 75,000 है वो किसको बता रहा है, फिस्कल डेफिसिट को बता रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्व व्यय कौन सा है, ठीक है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राज्य सरकारों को जो सहायता दी जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए, ठीक है, सत्य कथन को पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा इनमें से, ठीक है, सरकारी बजट जो होता है वो किस लिए होता है, अगले साल में नेक्स्ट ईयर के लिए सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना खर्चा होगा और पैसा कहां से आएगा, मतलब सरकार की आय और व्यय का जो अनुमान है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, अगले वर्ष के लिए। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का एक अनुमान होता है सरकारी बजट। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। राजस्व, देखिए सरकार का जो व्यय होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जब खर्चा कर रही है, और सरकार का खर्चा करने से क्या होगा, एसेट्स अगर बनेगी, ठीक है, एसेट्स अगर बनती है तो ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार की कोई एसेट्स बनी है, जैसे सरकार ने अस्पताल की बिल्डिंग बना दी, स्कूल की बिल्डिंग बना दी, तो ये बांध बना दिया, जैसे ये एक तरह से क्या है, एसेट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके साथ साथ में एक तो देखो एसेट्स बन गई हैं, या ऐसे खर्चे जिनसे सरकार की लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका बोरोविंग है, उधार लिया गया है, और उधार लिया गया ये तो क्या हो गया, एक तरह से सरकार के पास में पैसा आ रहा है। ऋण अगर दिया गया है तो ये खर्चा होगा, ठीक है, लेकिन ये आपका कौन सा होगा, कैपिटल में होगा। राजस्व में आपका कौन सा आएगा, मतलब ऐसे खर्चे, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, सरकार की लाइबिलिटी में कमी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में कमी नहीं करने का मतलब उनकी देनदारियों को एक तरह से कम नहीं कर रहे हैं, उन खर्चों को हम क्या कहेंगे, राजस्व कहेंगे। यहाँ सरकार के लिए कोई एसेट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करे, मतलब से सरकार ने स्कॉलरशिप दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, तो इससे क्या हुआ, सरकार की कोई एसेट नहीं बनी है। ठीक है, इसलिए ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। तो राजस्व व्यय में कौन सा आएगा आपका, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, यह विदेशों को बेची गई वस्तुओं तथा विदेशों से आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों का अंतर होता है। देखिए यहाँ पे वस्तुओं की बात की गई है, गुड्स का कितना एक्सपोर्ट किया गया है और कितना इंपोर्ट किया गया है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन लेन देन में निवासी के रूप में शामिल नहीं है। जब हम बीओपी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक देश के निवासी में हम फर्म ले सकते हैं, व्यक्ति ले सकते हैं, वहां की कोई सरकारी संस्था एजेंसी को ले सकते हैं। विदेशी सैनिक जो होते हैं वो रेजिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरे देश के अगर सैनिक हमारे भारत में अगर रह रहे हैं तो ये भारत के निवासी के रूप में नहीं जाने जाएंगे। भारत के निवासी के रूप में भारत में जो फर्में काम कर रही हैं, जो व्यक्ति हैं या फिर सरकारी एजेंसी को हम लेते हैं, लेकिन विदेशी सैनिकों को हम रेजिडेंट्स नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, यदि चालू खाते में क्रेडिट आइटम मूल्य डेबिट आइटम के मूल्य से अधिक हैं, ठीक है। क्रेडिट आइटम ज्यादा मतलब विदेशों से हमने आयात ज्यादा किया है, चीजें ज्यादा मंगाई हैं, और डेबिट आइटम का मूल्य हमारा क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे हमारी जो लायबिलिटी है, दायित्व है, उसका निर्माण होगा। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन किस प्रकार की अवधारणा है। भुगतान संतुलन में हम क्या बात करते हैं, एक वर्ष की अवधि की। और जब हम एक वर्ष की अवधि की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फ्लो कंसेप्ट होगा, प्रवाह अवधारणा इसको कहा जाएगा। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनों का जो हमने आयात किया है, तो मशीनों का जो आयात है मतलब ये हमारा एक तरह से इंपोर्ट के ऊपर जो खर्चा हुआ है, मशीनों को हमने मंगाया है, तो ये हम किस में लेंगे, करंट अकाउंट में आएगा ये आपका, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हो गया आपका कि एंड बोरोविंग्स, ठीक है। बोरोविंग से एक तरह से क्या होगा, लायबिलिटी में चेंज आ जाएगा, और लायबिलिटी में अगर चेंज आ जाएगा, दायित्व में अगर परिवर्तन आएगा, तो उसको आप किस में लोगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो आपका करंट और कैपिटल अकाउंट, करंट और कैपिटल मतलब पहले आपका चालू खाता, मशीनरी का जो आयात है वो चालू खाते में आएगा, और विदेशों से जो ऋण लिए गए हैं उनको हम पूंजी खाते में शामिल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।